अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्लास स्टार्ट करते हैं, मुझे रिप्लाई कर दें। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है जी, क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हमने जब क्लास एंड की थी तो हम आपको फ्रिक्शन की काइंड्स बता रहे थे, और कल मैंने आपको फ्रिक्शन की 4 काइंड्स बता दी थी। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। कल जब हमने क्लास एंड की थी तो मैं आपको फ्रिक्शन की जो है वो 4 काइंड्स बता चुका था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है और लिमिटिंग और रूलिंग बता चुका था। अब ये आखिरी काइंड जो है ये फ्लूइड फ्रिक्शन है, यहाँ से हम आज की क्लास में आपको बताएंगे फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है। आसान कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये समझना है कि फ्लूइड क्या होता है। देखिए, फ्लूइड हम हर उस चीज को कहते हैं जो चीज फ्लो कर सकती है। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। जो भी चीज फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड है। तो लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, गैसेस फ्लो कर सकती हैं, और अगर लिक्विड और गैस का मिक्सचर हो तो वो भी फ्लो कर सकता है। तो ये सारी चीजें फ्लूइड्स में आ जाती हैं। अब होता क्या है कि अगर किसी भी फ्लूइड को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें इस तरह जो फ्लूइड होता है उसमें मॉलिक्यूल्स की लेयर्स होती है। जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह करके ऐसे करके फ्लूइड में मॉलिक्यूल्स की लेयर्स होती है। अब ये जो मॉलिक्यूलर लेयर्स होती हैं या जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन आ रही होती है, यहाँ फ्रिक्शन आती है यहाँ, ठीक है, यहाँ इधर। तो किसी भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में या मॉलिक्यूलर लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन आती है उसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। और इसके मजीद 2 नाम हैं। इस फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कोसिटी भी कहते हैं और इसको विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। मैं आगे भी नोट करा दूंगा। बेसिक नाम इसका फ्लूइड फ्रिक्शन है, लेकिन इसको विस्कोसिटी और विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। और इस तरह करके देखो एक सिंबल बनता है ऐसे करके, इस सिंबल का नाम होता है ईटा। दिस इज कॉल्ड ईटा। जैसे ये बीटा होता है, ये होता है बीटा, बिल्कुल ऐसे ही ये वाला सिंबल कहलाता है ईटा। इससे इसको मेंशन करते हैं। अब ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये फ्लूइड को फ्लो करने में रेजिस्ट करती है, ये रेजिस्टेंस देती है अगेंस्ट द फ्लो। तो जो फ्लूइड डेंस होते हैं या थिक होते हैं उनमें फ्लूइड फ्रिक्शन हाई होती है। तो ऐसी जो चीजें हैं, सर फ्लूइड फ्रिक्शन में आराम कह रहा है, सर फ्लूइड फ्रिक्शन में हम ऑयल को भी पढ़ते हैं ना? हाँ बिल्कुल ठीक है अरहम, मैंने आपको मुस्तकिल 3 दिन से कह रहा हूँ कि जब मैं समझा रहा हूँ तो प्लीज बीच में सवाल या कमेंट्स ना करें। कल भी मैंने कहा था, अब आज फिर आपने ये किया। अब मुझे जाके फिर चैट बॉक्स में मैसेज देखना पड़ता है, फिर मेरा सारा फ्लो टूट जाता है। ये मैं 4 दिन से आपको बात समझा रहा हूँ। जब मैं पूरा एक्सप्लेन कर लूँ तो उसके बाद मैसेज कमेंट्स उसके बाद करें। क्लियर है अरहम आप इस बात में? हाँ जी। अब ये बात कल भी गई थी, अब नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए ये। जब मैं पूरा एक्सप्लेन कर लूं तो उसके बाद जो सवाल पूछना है एंड में पूछे, कमेंट्स करने हैं एंड में करें, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दें, क्योंकि मुझे फिर आपका मैसेज चेक करना पड़ता है। मैं मैसेज चेक करता हूँ, मेरा फ्लो रुक जाता है। तो आपने कहा कि ऑयल है, हाँ तो ऑयल भी है ना, बिल्कुल है। तो मैं अब क्या कह रहा था भाई, मैं ये कह रहा था कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है तो वो रेजिस्टेंस देती है अगेंस्ट द फ्लो। तो ऐसे फ्लूइड जो कि डेंस होते हैं या थिक होते हैं, गाढ़े होते हैं, उनमें फ्लूइड फ्रिक्शन हाई होती है, तो वो चीजें मुश्किल से फ्लो करती हैं। और जिनमें जो फ्लूइड्स थिन होते हैं, डाइल्यूट होते हैं, उनमें फ्रिक्शन कम होती है तो वो आसानी से फ्लो कर जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप एक गिलास में पानी लें और एक गिलास में ऑयल लें और उन दोनों को जमीन पे गिरा दें, तो आप देखेंगे कि पानी तो बहुत तेजी से फ्लो कर जाएगा, लेकिन ऑयल काफी देर तक वहीं रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेगा। क्योंकि ऑयल जो है वो डेंस है, उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन हाई होगी तो वो इतना तेजी से फ्लो नहीं करेगा। और वाटर डाइल्यूट है, पतला है, उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन कम होगी तो वो आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो अब मैं आपको ये बात जो समझा रहा था, देखिए यही यहाँ पे मेंशन है जो मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, क्या मेंशन है? इट अप्लाइज, it applies between molecular layers, it applies between molecular layers of a fluid and produces resistance against the flow। ठीक है जी। it is also called, मैंने कहा था मजीद इसके 2 नाम है, it is also called viscosity और viscous drag and denoted by eta। it is high in dense fluids। ठीक है जी, dense fluids में हाई होती है, like oil और honey, ऑयल है, हनी है, इनमें हाई होगी। so they do not flow fast, तो वो चीजें आसानी से फ्लो नहीं करती। whereas thin fluids like water flow quite easily due to low viscosity
यानी जो वाटर वगैरह है वो आसानी से फ्लो करता है, क्योंकि इसमें जो विस्कोसिटी यानी इसी का नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन का, वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब आपने एक इसमें आखिरी बात समझ ली। वो आखिरी बात क्या है? वो आखिरी बात ये है कि यहाँ पर आपके सामने एक लिखा हुआ है स्टोक्स लॉ। अच्छा, फ्रिक्शन का जो टॉपिक है, समझने वाली बात यह है कि फ्रिक्शन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर एग्जाम में आपसे फ्रिक्शन की काइंड्स पूछी जाए तो आप ये 5 काइंड्स बताएंगे, यहाँ पे बात खत्म हो गई। लेकिन ये स्टोक्स लॉ जो है ये एग्जाम में अलग से आपसे पूछा जा सकता है। और मैं कल आपको ये भी बता रहा था कि ये जो फ्रिक्शन का टॉपिक है ये लॉन्ग के सेक्शन में नहीं आता, ये शॉर्ट में आता है, और इसमें सारी चीजें एक साथ नहीं पूछी जा सकती। या तो जो मैंने कल बताया था कि भाई फ्रिक्शन की डेफिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो आपसे 4 नंबर में पूछ सकते हैं, या 4 नंबर में आपसे फ्रिक्शन की काइंड्स पूछ सकते हैं तो आप ये 5 काइंड्स बता देंगे, ठीक है। या फिर स्टोक्स लॉ को इसके साथ मिला के 4 नंबर में पूछा जा सकता है। अब ये स्टोक्स लॉ है क्या? देखिए, स्टोक एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने फ्लूइड फ्रिक्शन से रिलेटेड एक लॉ बताया था, वो स्टोक्स लॉ कहलाता है। और उसमें जो फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ड्राइव नहीं करना, आपने सिर्फ फॉर्मूला बताया। अब उसने लॉ क्या बताया था? उसने लॉ ये बताया था कि जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में से गुजरती है तो फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा कि हवा जब तेज चल रही होती है, उसमें से गाड़ी जाती है, तो गाड़ी को जो है हवा की वजह से रेजिस्टेंस मिल रही होती है, ठीक है ना। या मैं अगर आपके सामने एक मिसाल और रखूं, फर्ज करें कि ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मिसाल के तौर पे इस कंटेनर में फर्ज कर लें इसके अंदर है ऑयल, फर्ज कर लें इसमें ऑयल है, ठीक है जी। और एक दूसरा कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर ये, और फर्ज कर लें इतनी ही क्वांटिटी में इसके अंदर मिसाल के तौर पे है वाटर, ठीक है जी। अब अगर दो मेटल की बॉल्स ले लें, ऐसी दो बॉल्स ले लें और दोनों में ऊपर से ड्रॉप कर दें, तो क्या होगा, ये बॉल जो है ना पानी में पहले नीचे पहुंच जाएगी, वाटर में पहले नीचे पहुंच जाएगी, इसमें देर से पहुंचेगी। क्यों? इसलिए कि वाटर में फ्लूइड फ्रिक्शन कम है, तो वाटर में ये जो बॉल है ये तेजी से गुजर जाएगी, क्योंकि उस पर फोर्स कम लगेगी। लेकिन यही बॉल जब ऑयल में ड्रॉप करेंगे तो ऑयल में फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, तो वाटर के मुकाबले में देर से पहुंचेगी। तो मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में से पास होती है तो उस फ्लूइड की विस्कोसिटी या फ्रिक्शन की वजह से बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है। अब स्टोक ने उसका एक फॉर्मूला ड्राइव किया। उसने ये कहा कि अगर कोई पार्टिकल हो और उस पार्टिकल का रेडियस हो आर, क्योंकि पार्टिकल बॉल की तरह होते हैं तो उसका रेडियस होगा। अगर कोई पार्टिकल है और उसका रेडियस है आर और वो ट्रेवल कर रहा है और उसके मूव करने की वेलोसिटी जो है वी है, तो जब वो किसी फ्लूइड में से गुजरेगा तो फ्लूइड में उस पर जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला होगा 6 पाई ईटा आर वी। ये फॉर्मूला होगा जहां पे 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा उस फ्लूइड की विस्कोसिटी या फ्रिक्शन है जिसमें वो गुजर रहा है, आर पार्टिकल का रेडियस है, और वी उसकी वेलोसिटी है कि वो कितनी स्पीड से फ्लूइड में से गुजर रहा है। अब ये फॉर्मूला डेफिनेटली किसी डेरिवेशन के थ्रू आया है, लेकिन वो डेरिवेशन आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दें। तो अब आप ये देखेंगे जो मैंने आपको समझाया है ये यहाँ पे देखें मेंशन, क्या मेंशन है यहाँ पे? यहाँ पे ये मेंशन है कि when a body passes through a fluid then experiences certain force due to fluid friction, ठीक है। स्टोक्स लॉ एक्सप्लेन्स दिस फोर्स। तो अब क्या है जो मैं अभी स्टेटमेंट समझा रहा था, इफ अ पार्टिकल ऑफ रेडियस आर passes through a fluid of friction eta with velocity v, then force applied on it is equal to F equal to 6 pi eta RV। ये आपको सिर्फ इतना बताना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज के साथ मिला के इसको पूछ सकते हैं, जैसे आपसे हो सकता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन और स्टोक्स लॉ मिला के आपसे शॉर्ट में 4 नंबर में पूछ लें कि भाई फ्लूइड फ्रिक्शन डिफाइन कर दें और स्टोक्स लॉ बता दें, तो आपने इतना बताना होगा। कभी सिर्फ 2 नंबर में पूछ लेते हैं स्टोक्स लॉ, तो बस आप इसका स्टेटमेंट और फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है। और कभी सिर्फ फ्रिक्शन की काइंड्स पूछते हैं तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर आप बस ये काइंड्स बता दीजिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो सारी बातें आपकी बुक में है वो सारी मैंने बता दी है, ताकि एग्जाम में जो पूछा जाए वो आप बता सकें। तो कल यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया था, अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट आप ये यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लें ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो, ठीक है जी, इसे नोट करें। अच्छा, अफान कह रहा है सर आपने बोला ऑयल डेंस होता है, इसका मतलब समझ नहीं आया। भाई डेंस कहते हैं गाढ़ी चीज को, ऑयल गाढ़ा होता है ना, पानी के मुकाबले में गाढ़ा होता है।
डेंस कहते हैं गाढ़ी चीज को, ठीक है जी, और थिन या डाइल्यूट कहेंगे पतली चीज को। तो अगर पानी और ऑयल को कंपेयर करेंगे तो ऑयल गाढ़ा होगा, ठीक है जी, ठीक है। और बाकर क्या कह रहा है, सर काइंड्स के नाम लिखने होते हैं या फिर एक्सप्लेन भी? नहीं बेटा, नाम नहीं लिखने होते, ये जिस तरह से बताया है कि हर काइंड के बारे में बताना होगा, ठीक है। और मोहम्मद अरम क्या कह रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन और स्ट्रोक लॉ पेपर में आता है? हाँ बिल्कुल आता रहता है, क्यों नहीं आता, बिल्कुल आता है, ठीक है, नोट करने से। अच्छा, एक स्टूडेंट मुझे मुबशिर हुसैन कह रहा है कि सर पार्टिकल का राउंड होना मस्ट है या फिर ये अज्यूम किया हुआ है? कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना, असल में होता ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही इग्नोरेबल साइज होता है। पार्टिकल्स कहते हैं बहुत ही छोटे साइज की चीज को। अब बहुत छोटे साइज की जो चीज है तो उसका आमतौर पर किसी पर्टिकुलर शेप में होना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे अगर आप कॉपी पर अगर कोई डॉट लगाएंगे, कोई पॉइंट लगाएंगे, तो फिर वो जो पॉइंट है वो डेफिनेटली आपको सर्किल की तरह ही महसूस होगा, वो ट्राइंगुलर या किसी और शेप में नहीं होगा। इसलिए अज्यूम किया जाता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका शेप जो है वो सर्कुलर होता है। किस वजह से? क्योंकि उनका साइज काफी कम होता है, ठीक है।
बेटा अजान हो रही है तो 1 मिनट ब्रेक लेंगे अजान का। अच्छा जी, अब हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, तो वैसे अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको बुक में चैप्टर के स्टार्ट में, अच्छा मुझे अरम क्या कह रहा है, रिप्लाई करें। क्या कह रहा है अरम? कह रहा है सर हनी को हम फ्लूइड फ्रिक्शन में यूज कर सकते हैं। हाँ, यूज करने का क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय यूज कर सकते हैं? हनी को हम फ्लूइड फ्रिक्शन में यूज कर सकते हैं, क्या मतलब है सर अरम आपका? फ्लूइड फ्रिक्शन में हनी को यूज कर सकते हैं, इस बात से क्या मतलब है आपका? जल्दी बताएं, मुझे टाइम जाया हो रहा है, जल्दी बताएं। हाँ जी अरहम। अब कोई कह रहा है फ्राइडे और सैटरडे को क्लास होगी। भाई नहीं होगी, थर्सडे से छुट्टी है। मतलब हनी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, फ्लूइड फ्रिक्शन होती है हनी में। फैज पूछ रहा है फ्राइडे और सैटरडे को क्लास होगी। बेटा थर्सडे से छुट्टियां हैं, थर्सडे से लेके मंडे तक छुट्टियां। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलें। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो चैप्टर के शुरू में आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का टॉपिक बुक में तो शुरू में नजर आएगा, लेकिन मैंने कहा था कि मैं इसको चैप्टर के एंड में कराऊंगा। तो अब हम इस चैप्टर के एंड पे पहुंच गए तकरीबन। तो अब हम आखिर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टॉपिक पढ़ेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट की तो सिर्फ डेफिनेशन होती है। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप ये जानते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट हमने कहा कि भाई ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल ए, और एक दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है जी। अब आपको ए से बी जाना है, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कि आप यहाँ से चले जाएं घूम के। अब ये फिर मुझे कोई मैसेज कर रहा है। अब मुबशिर हुसैन क्या कह रहे हैं, सर प्लीज
प्लीज सॉरी टू इंटरप्ट बट सर आपने वॉइस थोड़ी लाउड करें, बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, आवाज कम आ रही है यार, चेक करते हैं हम यहाँ पर। यार देखो दोबारा चेक करवाने दो, चेक करता हूँ मैं अपने एंड पर। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं अपने एंड पे आवाज चेक करता हूँ, करवाते हैं चेक। अभी थोड़ी बेहतर है, ठीक है, हम चेक चेक भी करवाते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर फर्ज करें कि आपको ए से बी जाना है, ए से बी जाना है तो कई सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे हो सकता है आप इस रास्ते से जाएं, हो सकता है आप इस रास्ते से चले जाएं, हो सकता है आप इस रास्ते से चले जाएं, लेकिन शॉर्टेस्ट क्या होगा कि आप सीधे स्ट्रेट ए से बी चले जाएं, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये वाला जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और बाकी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे डिस्टेंसेस हो जाएंगे। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से होता है और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ये जैसे मैं एरो बता रहा हूँ कि ये ए से बी की तरफ है, इसलिए ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की आसान सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और ये हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अभी आवाज बता दीजिए कि आवाज बेहतर हो गई अभी? हाँ जी, आवाज चेक करके मुझे बता दें, आवाज बेहतर हो गई अब? ठीक है, ठीक है, ओके, चले ठीक है, ओके, ठीक है जी। अब ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। इसके बाद आप आ जाए वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन सब जानते हैं, मैट्रिक वाली है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वही मैट्रिक वाली डेफिनेशन है। फॉर्मूला भी वेलोसिटी का सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एस अपॉन टी होता है। ठीक है जी, यूनिट भी सिंपल हो गई, जब आप यहाँ रखेंगे यूनिट तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये मीटर में होगा और टाइम नीचे सेकंड में होगा, तो इस तरह वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। ये सारी बातें तो अब वही मैट्रिक में जो आपने पढ़ा हुआ है वही सारी चीजें। उसके बाद आप आ जाएंगे वेलोसिटी की काइंड्स में। तो वेलोसिटी की काइंड्स में शुरू की जो दो बेसिक काइंड्स है वो यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन एवरी यूनिट टाइम देन इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और व्हेन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एवरी यूनिट टाइम देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब यूनिट टाइम का मतलब, जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकेंड। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो अगर हर यूनिट टाइम में हर सेकेंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, और अगर किसी में ज्यादा और किसी में कम कवर करती है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो वेरिएबल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर रोड पे एक कार जा रही है और वो हर सेकंड में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर कवर करती है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी यूनिफॉर्म होगी 10 मीटर पर सेकंड की। लेकिन अगर एक दूसरी कार जा रही है, वो किसी सेकंड में 10 मीटर कवर करती है, किसी में 8 मीटर, किसी में 9 मीटर, किसी में 12 मीटर, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं। तो अब ये जो सारी चीजें हैं ये सारी आप यहाँ तक नोट करें, तो इसके बाद मैं आगे चलूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब मैट्रिक वाली चीजें हैं। तो मैं आपको 2 से 3 मिनट दूंगा, आप इसे नोट करें ताकि मैं आगे जाऊँ। ठीक है, फैज कहता है कि टर्मिनल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम है, नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी अलग होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अफान क्या कहता है, सर वेक्टर क्वांटिटी तो हमेशा, वेक्टर क्वांटिटी हमेशा अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती है। ये किसने बोल दिया भाई, ये कौन कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी हमेशा अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती है? ये बात किसने बता दी अफान साहब आपको? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुई? ये किसने बोल दिया कि वेक्टर क्वांटिटी हमेशा जमीन की तरफ डायरेक्टेड होती है? ये तो अजीब सी बात कर दी आपने, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज हमेशा अर्थ की तरफ डायरेक्टेड जरूरी नहीं है कि अर्थ की तरफ हो, बिल्कुल गलत है, किसने बताया आपको?
हाँ जी, नोट कर रहे हैं। मुबशिर कहता है मुझे अभी तक एक चीज क्लैरिटी नहीं हुई सर, नॉर्मल लाइफ में तो हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं मगर इन मीनिंग ऑफ फिजिक्स कैसे एग्जिस्ट करती है। अच्छा, वो कह रहा है अफवान गलत टाइप कर दिया। मुझे आपका सवाल ही समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ में तो हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। हाँ तो भाई कर सकते हैं, मगर इन मीनिंग ऑफ फिजिक्स कैसे एग्जिस्ट करती है, सवाल ही समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट से हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में टाइम कहाँ है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्टली तो टाइम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट किसी ना किसी टाइम पे तो कवर हो रहा है ना। जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो किसी ना किसी टाइम में कवर हो रहा है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर होने का मतलब है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन के चेंज होने के रेट को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये फंडामेंटल डेफिनेशन नहीं है, फंडामेंटल तो वही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन बहरहाल ये ध्यान में रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट किसी ना किसी टाइम में तो कवर होगा ना, तो टाइम का एलिमेंट तो उसमें होगा या नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ भाई, नोट कर रहे हैं आप लोग, आगे चलें। हाँ जी, मैं आगे जा रहा हूँ, बताएं, नोट कर लिया। मैं आगे जा रहा हूँ भाई। अच्छा, कोई कह रहा है 2 मिनट। 2 मिनट नहीं भाई, 1 मिनट में करो भाई। हाँ जी, कहाँ पहुंचे। हम लोग कहते हैं कर लिया, अब मुझे लोग कह रहे हैं कर लिया, तो मैं आगे जाऊं। हाँ जी, अब मुझे लोग कुछ कह रहे हैं कर लिया, तो फिर मैं आगे जाऊं। हाँ जी, बताएं। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा जी, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। व्हेन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम देन इट इज एवरेज वेलोसिटी। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके मूव करने के दरमियान में वेलोसिटी निकालेंगे तो वो नॉर्मल वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर आपको किसी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि उसकी मोशन कंप्लीट हो जाए, उसे जहां से चल के जहां पहुंचना है पहले बॉडी वहां पहुंच जाए, तो फिर उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें समझ में आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि वो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कितने टाइम में कवर किया है। तो फिर हम डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी मोशन के कंप्लीट होने पे निकाली जाती है। ये वेलोसिटी की तीसरी काइंड है। और वेलोसिटी की जो चौथी काइंड है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये शायद आपने मैट्रिक में पढ़ी हो, शायद ना पढ़ी हो, तो इसको जरा दोबारा समझिए और समझिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, देखें क्या लिखा है। इफ वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी आप किसी बॉडी की वेलोसिटी निकालें बहुत ही छोटे से टाइम में। जो देखें इंस्टेंटेनियस का जो वर्ड है वो इंस्टेंट से निकला है। इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत कम टाइम, ना होने के बराबर। तो इंस्टेंट से इंस्टेंटेनियस
यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसके साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा है अप्रोचेस टू जीरो, यानी वो टाइम जीरो को अप्रोच करेगा, यानी ना होने जैसा होगा, यानी इक्वल टू जीरो तो नहीं होगा लेकिन इतना कम होगा कि ना होने के बराबर होगा। तो अगर आप किसी बॉडी की वेलोसिटी इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में निकालें जो अप्रोचेस टू जीरो हो, तो फिर इस तरह की वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अगर आप वेलोसिटी को नॉर्मल टाइम में निकालें, आप किसी बॉडी की वेलोसिटी 2 सेकंड, 5 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट इतने टाइम में निकालेंगे तो वो नॉर्मल वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर बहुत कम टाइम हो, मतलब 0.1 सेकंड में निकाल रहे हैं, 0.2 सेकंड में निकाल रहे हैं, इस तरह का टाइम जो बहुत ही कम है, तो फिर ऐसी वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूले में आप देखें, यहाँ पे एक चीज आ रही है, इसको हम कैसे रीड आउट करते हैं। ये जो LIM लिखा है इसका मतलब है लिमिट, और ये जो डेल्टा टी के साथ एरो लगा हुआ है और जीरो लिखा है इसका मतलब है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो हम इसको रीड इस तरह करते हैं कि भाई जो v इंस्टेंटेनियस है वो इक्वल है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और आगे लिखा हुआ है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यानी हम ये बता रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूले में जो टाइम आ रहा है, वो जो टाइम आ रहा है डेल्टा टी, वो इतना कम है, उस टाइम की लिमिट ये है कि वो टाइम अप्रोच कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। बाकी डेल्टा एस तो डिस्प्लेसमेंट है, वो तो टाइम से डिवाइड होगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। आप ये दोनों काइंड्स नोट करें, फिर इसके बाद मुझे अगली बात आपको बतानी है, लेकिन पहले आप ये दोनों नोट करें। ठीक है जी, ये दोनों काइंड्स आप नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट बात बताऊंगा। डेल्टा की वैल्यू छोटी होती है हमेशा, हाँ ऐसा ही है, डेल्टा छोटी वैल्यू को कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये फैज ने सवाल किया, तो ठीक है, बात डेल्टा जो है वो छोटी वैल्यू को कहते हैं। ये जीरो नहीं होती, छोटी होगी, जीरो नहीं होगी। डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होगी, छोटी होगी। डेल्टा, अच्छा डेल्टा टी कह रहे हैं, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होगी, नहीं जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि टाइम कम है, इतना कम है कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन बिल्कुल इक्वल टू जीरो नहीं है, वरना हम डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो ना लिखते, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो लिखते। हाँ जी, नोट किया आप लोगों ने? हाँ जी, यहां तक नोट कर लिया। फिजिक्स में तो छोटी वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं। ओ भाई, मैंने ये बताया था कि छोटी वैल्यू को उस वक्त निगलेक्ट करते हैं जब उसके सामने कोई दूसरी बड़ी वैल्यू मौजूद हो। कि मिसाल के तौर पे 10,000 के सामने एक मौजूद है तो हम एक को निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक कहीं लिखा हो तो एक को निगलेक्ट थोड़ी करेंगे। छोटी वैल्यू को उस वक्त निगलेक्ट करते हैं जब उसके सामने कोई बड़ी वैल्यू हो तो निगलेक्ट करते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है। हाँ भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने ये? हाँ जी, नोट कर लिया। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, नोट कर लिया आप लोगों ने? भाई मुझे रिप्लाई करें, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास। डन, एक आया रिप्लाई, बाकी लोग बताएं तो मुझे आगे चलना है। हाँ जी, कर लिया, बताइए। ओके, ठीक है, अब मैं आगे जाऊंगा।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा। हाँ भैया इधर देखिए, हम बिल्कुल नोट नहीं करेंगे। अब आप लोग पहले मेरी पूरी बात समझेंगे, फिर मैं आपको लास्ट में नोट करने का टाइम दूंगा। अब जरा सब समझिए क्या मैं बता रहा हूँ। अब हम कह रहे हैं, सब इधर देखेंगे, पहले पूरी बात समझनी है फिर नोट करना है। अब हम कह रहे हैं वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए, जरा सब गौर से समझेंगे, सब ध्यान लगाएंगे। देखिए सपोज करें कि एक बॉडी है, ये एक्सिस की लाइन तो आपको समझ में आ गई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जहां पे दोनों कट हो रहे हैं ये आ गया ओरिजिन। ठीक है जी। अच्छा सपोज करें कि कोई मूविंग बॉडी है, वो पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और ये उसका रास्ता है जिसपे वो चल रही है। ऐसे चलते चलते क्यों जा रही है और चलते चलते इसको आखिर में बी पे पहुंच के रुकना है। ठीक है जी। तो ए से ये मूविंग बॉडी चलना शुरू करती है और ए से चलते चलते इसको आखिर में जाके पॉइंट बी पर पहुंच के रुकना है। ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी इसका फिनिशिंग पॉइंट है। जब ये मूविंग बॉडी ए से चलना शुरू करती है तो कुछ देर के बाद ये पहुंचती है, एक पॉइंट है पी, और ए से लेके पी तक पहुंचने का जो टाइम है वो है t1। कुछ भी हो सकता है, मसलन 2 सेकंड या 3 सेकंड, कुछ भी है। ठीक। और ये फिर फर्दर आगे जाती है, और फिर फर्दर आगे जाके ये कुछ देर के बाद जब एक पॉइंट आता है क्यू, यहाँ पहुंचती है। यहाँ से बेशक इसे आगे जाना है, बी पे पहुंचना है, लेकिन अभी ये क्यू पे पहुंची है, तो यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम है ये होता है t2। अब मिसाल के तौर पे ये भी कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 सेकंड। अब जैसे मैंने कहा कि ए से चलना शुरू किया और ए से चलते चलते ये पी पे पहुंची, तो टाइम था जैसे t1, मैंने कहा मसलन 2 सेकंड। और फिर चलते चलते क्यू पे पहुंची तो टाइम t2 हो गया, मसलन मैंने कहा 5 सेकंड। तो यहाँ तक अगर 2 सेकंड में पहुंची और यहाँ तक 5 सेकंड में पहुंची, तो अगर मैं ये पूछूं कि भाई ये पी से लेके क्यू तक कितनी देर में पहुंची, तो ये होगा 3 सेकंड। कैसे? 5 सेकंड में से 2 सेकंड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर पॉइंट ए से पी तक पहुंचने का टाइम t1 है और पॉइंट ए से लेकर क्यू तक पहुंचने का टाइम t2 है, तो वो टाइम जिसमें बॉडी पी से क्यू तक गई होगी वो टाइम t2 माइनस t1 होगा, और उसको डेल्टा टी से मेंशन किया जाएगा। तो अब आप देखेंगे जैसे यहाँ पे मैंने कहा है कि जी सपोज अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ ट्रैक ए बी। फर्स्ट कर लेंगे, एक बॉडी जो है वो ए बी ट्रैक पे मूव कर रही है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए। ठीक है जी, ये ए से चलना शुरू करती है, एंड आफ्टर अ टाइम t1 रीचेस टू पॉइंट p, और टाइम t1 के बाद ये ए से पहुंच जाती है p पर। फर्दर मूव्स, मजीद चलती है, एंड आफ्टर अ टाइम t2 बिकम्स एट पॉइंट q, और मजीद चलती है और t2 टाइम के बाद ये पॉइंट q पे आ जाती है। अब नाउ डेल्टा t इक्वल्स टू t2 माइनस t1 विल बी द टाइम टू मूव फ्रॉम p टू q। अब जो डेल्टा t है जो कि t2 माइनस t1 होगा, ये वो टाइम होगा जो बॉडी को p से q तक पहुंचने में लगेगा। ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अब अभी हमने फर्स्ट ईयर में वेक्टर्स का चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन मैट्रिक में थोड़ा पढ़ा है और आगे हम पढ़ेंगे। तो एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए हो तो हमेशा पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और उस पॉइंट पे जाके मिल जाता है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वेक्टर देखिए ये बना हुआ है, ये एक वेक्टर बना हुआ है r1। तो अगर आप गौर करें तो देखिए ये वेक्टर r1 ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये जाके कौन से पॉइंट पर मिल रहा है, ये p पे जाके मिल रहा है। तो ये जो r1 है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है। किस पॉइंट का है? पॉइंट p का। इसी तरह अगर आप देखें कि वेक्टर ये r2 भी बना हुआ है, ये वेक्टर देखें ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये जाके कौन से पॉइंट पर मिल रहा है, ये पॉइंट q पे मिल रहा है। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट q का। ठीक है जी। तो यहाँ पे दो वेक्टर तो ये आ गए, एक हमने बनाया r1, दूसरा हमने बनाया r2। r1 जो है वो पोजीशन वेक्टर पॉइंट p का है और r2 जो है वो पोजीशन वेक्टर पॉइंट q का है। फिर इसके बाद एक तीसरा वेक्टर आप देखें ये बना हुआ है, ये वाला, ये है डेल्टा r। ये जो डेल्टा r का वेक्टर बना हुआ है ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, कहां से कहां तक का, p से लेके q तक का। क्योंकि देखिए बॉडी जिस रास्ते पे चल रही है, जो बॉडी p से q जा रही है, तो बॉडी तो इस रास्ते पे ऐसे जा रही है, लेकिन ये जो रास्ता है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट नहीं है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और यहाँ एरो लगाया, तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया डेल्टा r। ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है जो कि p से लेके q तक होगा। अब अगर इस डायग्राम में देखें तो इसमें देखें टोटल 3 वेक्टर आ गए। एक आ गया r1, दूसरा आ गया डेल्टा r और तीसरा आ गया r2। इन तीनों वेक्टर्स में अगर आप देखें
तो देखिए R1 का जो हेड है वो डेल्टा आर की टेल से मिला हुआ है, और R2 में आपको ये खास बात नजर आएगी कि जो R2 है उसका हेड से हेड मिला हुआ है और टेल से टेल मिली हुई है। तो मैट्रिक में आपने वेक्टर्स में हेड एंड टेल रूल में ये पढ़ा होगा कि अगर कुछ वेक्टर्स ऐड हो रहे हो तो रिजल्टेंट वेक्टर की ये पहचान होती है कि उसका हेड से हेड मिला होता है और टेल से टेल मिली होती है, और जो वेक्टर ऐड हो रहे होते हैं उनमें हेड से टेल मिला होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि R1 का हेड डेल्टा आर की टेल से मिला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे हेड एंड टेल रूल की इक्वेशन लगाएं तो इक्वेशन ये बनेगी कि वेक्टर R1 प्लस डेल्टा आर किसके इक्वल होगा, R2 के, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आप देखें कि ये बात मैंने यहाँ मेंशन की है कि डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम पी टू क्यू। डेल्टा आर जो है वो पी से लेके क्यू तक का डिस्प्लेसमेंट है। और फिर मैंने इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू हेड एंड टेल रूल क्या इक्वेशन बन रही है, R1 प्लस डेल्टा आर किसके इक्वल है, R2 के, जैसा मैंने आपको भी बताया R1 प्लस डेल्टा आर इक्वल टू R2। अब अगर आप यहाँ से इस R1 को राइट साइड पर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि फिर डेल्टा आर किसके इक्वल आ गया, R2 माइनस R1, वेयर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस R2 माइनस R1 में R1 और R2 क्या है, वेयर R1 एंड R2 आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ P एंड Q। अब आप देखें दोनों चीजें आ गई, P से लेके Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ गया डेल्टा आर, और P से लेके Q तक का जो टाइम है वो आ गया डेल्टा टी। अब अगर हम इस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी निकालना चाहें कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक, P से लेके Q तक, अगर हम ये मालूम करना चाहें कि इस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी P से लेकर Q तक क्या है, तो क्या है, नाउ इन वेक्टर फॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम P टू Q, V किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा आर, और टाइम क्या है, डेल्टा टी। तो क्या हो गया, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और फर्दर अगर आप इसमें वैल्यूज रख देते हैं तो डेल्टा आर खुद इक्वल है R2 माइनस R1 के, तो डेल्टा आर की जगह R2 माइनस R1 आ जाएगा, और डेल्टा टी जो है वो खुद किसके इक्वल है, वो T2 माइनस T1 के, तो यहाँ T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो इस तरह आपका फॉर्मूला पहले आएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और फिर ये इक्वल हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। इसमें आप देख रहे हैं कि जो एरो लगा हुआ है वो R1 R2 डेल्टा आर पे लगा हुआ है, टी पे नहीं लगा हुआ, क्योंकि टाइम जो है वो स्केलर होता है, टाइम वेक्टर नहीं होता, तो टाइम पे वेक्टर साइन नहीं आएगा और इस पे आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में है, इसको आप वेक्टर फॉर्म या वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी कह सकते हैं। ये हमें इस तरह से करके इसमें बताना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आप ये यहाँ से लेके ये पूरी फिगर वगैरह बनाएंगे और यहाँ तक आ जाएंगे, और जब आप यहाँ तक कर लेंगे तो आज की क्लास जो है ना वो फिर इस पर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब तकरीबन 8 बजने में जो है ना वो 10 मिनट बाकी है। तो आप ये नोट कर लें सारा, इसमें आपको 5-6 मिनट लगेंगे। उसके बाद मगरिब की नमाज का भी टाइम निकल रहा है, तो आप मगरिब की नमाज पढ़ लें। और मैं अभी अवेलेबल हूँ, 2-3 मिनट मौजूद हूँ यहाँ पे, आपने कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं जवाब दे देता हूँ, वरना आप इसको नोट कर लें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कर लें। फैज कह रहा है डेल्टा आर क्या है, तो अभी मैं इतनी देर से तो गाना गा रहा हूँ कि डेल्टा आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट पी से लेकर क्यू तक का, ये मैंने कई दफा बताया। ठीक है, और कोई सवाल हो? तो ये कह रहे हैं सर तो बाकी, सर तो बाकी का मतलब क्या है, सर तो बाकी आर क्यों है? वो तो मैंने आपको बताया कि आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने सुना नहीं, आपका क्या नेट डिस्कनेक्ट हो गया था फैज, फैज या फाइज, आप फाइज आपका नेट डिस्कनेक्ट हुआ था क्या? क्योंकि मैंने तो तफसील से हर बात बताई है। हाँ जी फाइज, आप नमाज पढ़ने चले गए थे, आप नमाज पढ़ने चले गए थे। अच्छा, तो अब अगर आप छोड़ के चले गए मुझसे बगैर इजाजत लिए, मुझसे बगैर पूछे चले गए, तो मैं सारा दोबारा तो नहीं बता सकूंगा, मैं पूरा दोबारा थोड़ी बता सकता हूँ। आप बगैर पूछे चले गए, आप डिस्कस तो करके जाते, मैं रुक जाता फिर बीच में, या कुछ भी कर लेते। क्योंकि देखिए नमाज तो हमें भी पढ़नी है, बाकी जो लोग हैं उनको भी नमाज पढ़नी है, लेकिन कुछ क्लास का टाइम ऐसा क्रूशल हुआ है कि मैं बीच में भी मैंने ब्रेक नहीं दिया, मैंने कहा लास्ट में मैं टाइम दे दूंगा।
अच्छा, मुझे कोई कह रहा है, मुबशिर कह रहा है आई हैव डन माय वर्क। बेटा ऐसा है कि जो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल लीव कर सकते हैं क्योंकि नमाज पढ़नी है। तो जो करता जाए वो जाता जाए। आज की क्लास यहाँ पर एंड है, ये नोट करके जा सकते हैं। मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग भी नमाज पढ़ने चले जाएं। नोट करें और नमाज पढ़ने चले जाएं, ठीक है।
बेटा जो लोग लाइन पर मौजूद हैं तो मैं ये अब बंद कर रहा हूँ। तो अगर आप समझ लें लास्ट मिनट है, अब टाइम ओवर हो चुका है, अभी 1-2 बच्चे मौजूद हैं, तो मैं ये बंद कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। आप जल्दी से कंप्लीट कर लें, मैं 1 मिनट में इसको बंद कर दूंगा।